हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कन्या गंभीर और मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये बिजनेस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 11 कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज से। और इसमें हम आपको बताएंगे माइनर माइनर जो कि एक बच्चा है और वो अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट का अंजाम क्या होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि माइनर के द्वारा माइनर कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट कर भी लेता है गलती से तो उस एग्रीमेंट्स के इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए इस वक्त अगर आप ऑप्ट आउट बैच दे रहे हैं, अगर आप ऑप्ट आउट बैच यानी कि जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 जनवरी 21 से, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है ट्रिनिटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ का। बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज़ सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए है जो कि ऑप्ट आउट बैच से पहले अपनी तैयारियों को एक फाइनल टच दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि ये बैच जो है ये सीए एस्पिरेंट्स के लिए, एंड इट इज़ क्यूरेटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया फ्रॉम अन अकेडमी। और फ्रेंड्स, ये वो टेस्ट सीरीज़ के जो अगला दौर है, यानी कि एक टेस्ट सीरीज़ का पहला दौर जो है, यानी कि पहला सेशन जो है वो 2 एंड 3 जनवरी को था, जिसमें 4 पेपर्स हुए थे, आपके चारों पेपर्स हुए थे। अब ये सेकंड सेशन है जिसमें 10 एंड 11 जनवरी को फिर से 4 पेपर्स होंगे। और आप देख सकते हैं, आप अपनी इस टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारियों को देख सकते हैं कि आपने कितना तैयारी की है। और इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा इस बैच में, अगर आपने एनरोल नहीं किया है। बता दूं फ्रेंड्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने, कोई चार्जेस नहीं लगने, सिर्फ आप जा करके इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड जरूर यूज़ करिएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 10% ऑफ हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन प्राइस में। माई रेफरल कोड इज़ GAMBHIR कैपिटल के, यानी कि सारे कैपिटल्स में होंगे, GAMBHIR के। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रिनिटी बैच में एनरोल करना है। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस का आपको लिंक भेजा है, और इस लिंक पे जैसा आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप कुछ नहीं करिए, एनरोल बटन पे क्लिक करिए एंड यू विल बी एनरोल्ड फॉर दिस बैच। और देखिए यहाँ पे आपका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। 10 जनवरी को आपका जो है एग्ज़ाम होंगे, ये 2 और 11 जनवरी को 2 टेस्ट होंगे। 10 जनवरी को 11 AM पर टेस्ट नंबर 5 है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड टेस्ट नंबर 6। फर्स्ट 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड को। तो अगर आपने मिस कर दिए कोई बात नहीं, अब आप इसको कर सकते हैं। एंड पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट नंबर 6 3 PM पर स्टार्ट होगा। और 11 जनवरी को सिमिलरली 11 AM पे पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर होगा। और पेपर 4 आपका 3 PM पर होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। तो फ्रेंड्स, वाई यू आर वेटिंग, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जाइए और इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करिए और फ़ायदा उठाइए इस टेस्ट सीरीज़ का। आई होप कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर माइनर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट का क्या अंजाम होगा। बता दूं फ्रेंड्स कि पहली बात, माइनर के द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि शुरुआत से ही ज़ीरो, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, आप माइनर को कभी इंसिस्ट कर ही नहीं सकते। एक केस है मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, जहाँ पे माइनर कुछ मनी जो है वो एज अ लोन लेता है मेजर पार्टी से, और बदले में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस मेजर पार्टी को मोर्टगेज कर देता है। लेकिन जब माइनर पेमेंट नहीं कर पाता, मनी रीपे नहीं कर पाता, तो मेजर पार्टी के पास कोई राइट नहीं होता कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके रखे तब तक जब तक उसका मनी नहीं पे। यानी कि माइनर के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, फंसेंगे आप ही। माइनर के अगेंस्ट कोई भी लॉ ने लाइबिलिटी नहीं रखी है। दूसरी बात बता दूं, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि माइनर ने अगर माइनॉरिटी के दौरान कोई एग्रीमेंट किया है तो आप ये नहीं कि वो मेजर हो जाए तो उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। मींस अगर मान लीजिए माइनर ने कोई एक प्रोमिसरी नोट जो है वो
अपनी माइनॉरिटी के दौरान इशू कर रखा है, जिसकी लाइबिलिटी तब अराइज हो रही है जब वो मेजर हो रहा है। तो क्या वो लाइबिलिटी मेजोरिटी होने पर अराइज हो जाएगी क्योंकि अब वो मेजर हो गया? द क्वेश्चन इज अगेन, द आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो माइनर था, और जब माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस समय तो इट वाज वॉइड एब इनिशियो ना। माइनर ये नहीं कह सकता कि भाई अब जो चीज़ माइनॉरिटी के दौरान हमारी लाइबिलिटी नहीं थी, अब मैं उस लाइबिलिटी को टेक ओवर कर ले रहा हूँ मेजोरिटी के दौरान, या आप ऐसा नहीं कह सकते। तो नो रेटिफिकेशन मतलब कि आप माइनर को आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी भी उस एग्रीमेंट्स के लिए बाउंड नहीं कर सकते जो उसने माइनॉरिटी के दौरान किए हैं। नाउ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, लेकिन देखिए लॉ कहता है बच्चा है, बच्चे के अगेंस्ट हम कोई लाइबिलिटी तो नहीं अराइज कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहता है, वो बेनिफिट उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ही कैन बी अ बेनिफिशियरी इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनरशिप में ही आप देख लीजिए कि माइनर पार्टनर बना दिया जाता है तो वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ही कैन बी अ बेनिफिशियरी ओनली, ही कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, बट ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर एनीथिंग। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि वो कह सकता है जनाब मैं बच्चा हूँ, लॉ मतलब गिड़गिड़ा सकता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में कह सकता है जनाब मैं बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं थी। तो अगर माइनर कोई भी लोन लेता है या कोई भी एग्रीमेंट करता है तो हमेशा जीत माइनर की होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वो अपने माइनॉरिटी का हवाला दे करके बच सकता है इस चीज़ से। तो इसीलिए कहते हैं रूल ऑफ ईस्टॉपेल, अगर माइनर रिप्रेजेंट भी कर मिस रिप्रेजेंट भी कर रहा है तो वो रूल ऑफ ईस्टॉपेल माइनर के लिए अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, सेक्शन 68 ये कहता है कि माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। अगर आप माइनर को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, अब नेसेसरीज क्या हो सकती हैं? फूड हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, शेल्टर हो सकता है, या फिर एजुकेशन हो सकती है, या फिर उसके हेल्थ के ऊपर खर्च किया जा सकता है, तो आप माइनर से नहीं निकलवा सकते। हाँ अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो आप माइनर की प्रॉपर्टी से रीइंबर्स जरूर कर सकते हैं। तो माइनर से आप अगर माइनर को आपने कोई नेसेसरी प्रोवाइड की है तो नेसेसरी के लिए आप उसकी उससे नहीं वो ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से आप उसे रीइंबर्स कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा कि नेसेसरी जो है, लॉ ने नेसेसरीज को डिफाइन नहीं किया कि किस तरीके की नेसेसरीज जो है माइनर को प्रोवाइड की जाए। नेसेसरी डिपेंड करता है माइनर के लिविंग स्टेटस के हिसाब से। अब उसका लिविंग स्टेटस बहुत डाउन है और आप उसको लग्जरी आइटम दे रहे हैं तो वो नेसेसरीज में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका स्टेटस हाई है और तब लग्जरी आइटम दे रहे हैं उसके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो हो सकता है वो नेसेसरी में इंक्लूड होए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, माइनर विल नॉट बी पर्सनली लाइबल बट उसकी प्रॉपर्टी लाइबल हो सकती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था माइनर के एग्रीमेंट। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अदर बिजनेस लॉ के, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के भी। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे जब भी कोई भी नया मैं वीडियो डालूं तो आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।